अब टॉपिक है, एनर्जी डेंसिटी भी कर दिया था। ओके, टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है वन टाइप ऑफ इंसुलेटर्स। पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंसुलेटर्स? इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। कंडक्ट। वेरी गुड। मेटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर्स में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं टू मूव, टू कंडक्ट, लेकिन इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते, दे आर बाउंडेड, उनके पास फ्री एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। मतलब दोनों में, मेटल में भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इंसुलेटर्स में भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। खाली फर्क इतना है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। समझ में आई ये बात? हम यहाँ पे स्टडी Yes, sir. करेंगे कि इंसुलेटर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से उस पर क्या फर्क पड़ता है। फिर ये देखेंगे कि ऐसे इंसुलेटर को अगर हम कैपेसिटर की दो प्लेट में के बीच में डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सब्सटेंस। और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पोलर सब्सटेंस, सॉरी पहला हम नॉन पोलर पढ़ते हैं, पोलर बाद में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर सब्सटेंस। Substance in which the dipole moment of individual molecule is zero is known as non-polar। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट जीरो हो, जैसे कि H2, CO2, ये सब नॉन पोलर है। उनकी डायपोल मोमेंट क्या होती है? जीरो होती है। उनको हम कंसिडर कैसे करते हैं? उनको हम ऐसे कंसिडर करवाते हैं, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत पास में है, और तुम्हें पता है डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होती है? Q2 है, लेकिन इनका जो 2a है वो जीरो होता है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जीरो होता है, तो डायपोल मोमेंट भी क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। तो जिस सब्सटेंस के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जीरो होती है उसे हम नाम देते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस। अब पूरा ध्यान, Sir, positive और negative charge. साथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? Okay. जैसे कि बात करूं H2 कैसा होता है? पॉजिटिव हाँ. पॉजिटिव, तो इसकी डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस इस तरफ होगी, इसकी इस तरफ होगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, याद है? सर ये ये तो तो dot. ये H2 बनाया मैंने, H2 में दो इलेक्ट्रॉन है, बीच में बॉन्ड बनाते हैं, और H के अंदर प्रोटॉन होता है, ये H के अंदर प्रोटॉन, बीच में दो इलेक्ट्रॉन, तो बीच में दो नेगेटिव चार्ज, आसपास पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोनों मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट एक दूसरे का ऑपोजिट होगी, जिसकी वजह से इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। तो हम उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। गॉट इट? Yes, sir. जिस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट जीरो होती है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? जीरो है। समझ में आई बात? Yes, sir. Now, if this molecule
is placed in external field, इस मॉलिक्यूल को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करें, ये समझो ये हमने रखा ठीक है, और ये बीच में हमने रख दिया ऐसा सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें जो प्लस माइनस है ना, वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां स्टार्ट होती है? पता है ये बात? Yes, Yes, sir. sir. तो अंदर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा? Yes, sir. उल्टा, पॉजिटिव नेगेटिव Yes, sir. नेगेटिव, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब इनके अंदर जो डायपोल मोमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, जो क्या होगा, नॉन जीरो। मतलब कि नॉन पोलर सब्सटेंस को, नॉन पोलर का मतलब पहले याद रखो, नॉन पोलर मतलब जिसके डायपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो। अगर उस सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट जनरेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। हमेशा जनरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी होती है। समझ में आई ये बात? सर किस केस में Yes. जनरेट नहीं होगा? मतलब जैसे H2 के बारे में बात करूं, 1 सेकेंड, जैसे कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज की ताकत होनी चाहिए इन दोनों की अट्रैक्शन के अगेंस्ट जाएं। जैसे ये प्लस वाले को ये माइनस वाला खींच रहा है, लेकिन ये माइनस और ये प्लस में भी तो आपस में अट्रैक्शन होता है। हाँ, तो इसका मतलब कि हर बार डायपोल मोमेंट जरूरी है, वो डिपेंड करेगा कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। मतलब इसका डायपोल मोमेंट yes, जो है sir. वो डिपेंड करेगा किस पे, एक्सटर्नल फील्ड पे। और एक्सटर्नल फील्ड पे हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं अल्फा। अच्छा, अल्फा क्या होता है? तो अल्फा को हम नाम देते हैं पोलराइजिबिलिटी। इसका मतलब होता है इट इज एबिलिटी टू बिकम अ पोलराइज्ड, इट इज एबिलिटी टू बिकम अ पोलराइज्ड। अच्छा, मुझे बता सकते हो अल्फा का यूनिट क्या बनेगा? तो अल्फा को सब्जेक्ट बनाओ तो मिलेगा P अपॉन ई। P यानी डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। तो क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन। समझ में आई यहाँ तक बात बेटा? किसी को डाउट? हाँ सर. No, sir. ये तो था सिंपल नॉन पोलर सब्सटेंस, लेकिन हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है वो दूसरे नंबर पे, इट इज कॉल्ड पोलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस क्या होता है? उसकी डेफिनेशन सेम रहती है ऐसी ही, a substance in which the dipole moment of individual molecule is non-zero is known as non-polar। ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो, ऑलरेडी डायपोल हो, मतलब उसके अंदर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो और दोनों के बीच में क्या हो, नॉर्मली डिस्टेंस अवेलेबल हो। तो उसका डायपोल मोमेंट बन जाता है Q इंटू डी, विच इज
नॉन जीरो, जैसे कि H2O। इसको मैं पोलर कर दूं, ठीक है। H2O तो मैं पता है कैसे डिजाइन होती है H2O की, ऐसे ओ होती ओ पोलराइज है। करता हाँ, है। तो ये माइनस से प्लस इस तरफ होगा, ये माइनस प्लस इस तरफ, दोनों में एंगल बनेगा। एंगल बनेगा तो डायपोल मोमेंट जरूर मिलेगी, जीरो नहीं होगी। रिपीट करो ना ये H2O का। क्या बेटा? H2O में क्या होगा, देखो ये इसके पास दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन होता है। तो इसका एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। एंगल मिलेगा तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट में मिलेगी। कैसे? अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। थीटा जो उनके बीच में बनेगा वो। गॉट इट? यस सर। सर एक एक क्या मिलेगा आपने बोला? मतलब क्या बोला अभी आपने? आपने बोला ना अगर -2e इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे। हाँ, तो H के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वहां पे नेगेटिव होगा। ओके, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक एक डायपोल वहाँ पे बनाएंगे। यहाँ भी डायपोल बनेगा, दो डायपोल बनेंगे, लेकिन दोनों के बीच में क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। अगर ये दोनों एग्जैक्ट ऑपोजिट होते तो जीरो हो जाता। ये एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं होते। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, H2O का मॉलिक्यूल बीच में कुछ 107 डिग्री बनाता है। यस सर। हाँ सर। याद है सबको? ये केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा। जीरो। सर केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट उल्टा रिप्रेजेंट करते हैं ना? क्या करते हैं? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन केमिस्ट्री में उल्टा देते हैं ना? नहीं, तो डायपोल मोमेंट होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। सर उसमें ऐसा होता है ना कि मतलब टूवर्ड्स नेगेटिव होता है ना? वो तो लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, कुछ और कुछ होगा ना। डायपोल मोमेंट तो नहीं हाँ, होता उसकी है। वजह से डायपोल मोमेंट उधर ऐसे ही लिखा था कि है ना, केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उल्टा देते हैं। देखा ना, मुझे भेजना स्टेटमेंट, ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है पोलर सब्सटेंस में। अब हमने देख लिया इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट तो जीरो है, लेकिन मॉलिक्यूल का नॉन जीरो है। अगर मैं इसका पूरा सब्सटेंस डिफाइन करूँ ना, तो पूरे सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर रैंडम। क्या होते हैं? रैंडम, अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। मतलब उनका चार्ज अगर नोटिफाई करें भी, समझो ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो तो सब में रैंडमनेस है। जब इनका ओवरऑल रिजल्टेंट देखते हैं, हम क्या देखेंगे? बट इन polar material, due to randomness, the resultant dipole moment becomes zero। मतलब नॉन पोलर की तो इंडिविजुअल एटम की जीरो है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जीरो होगी तो पूरे सब्सटेंस की भी जीरो होगी। पोलर में इंडिविजुअल की तो नॉन जीरो है, लेकिन पूरे मटेरियल की तो वैल्यू क्या आएगी? वापस जीरो ही आएगी। क्यों जीरो आ रही है? ड्यू टू रैंडमनेस। समझ में आई यहाँ तक बात? यस सर। लेकिन अगर इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में डालें तो क्या होगा? तो सिंपल बात है, अब एक्सटर्नल फील्ड में अकेले मॉलिक्यूल को डालने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अकेला जो मॉलिक्यूल है ऑलरेडी पोलर है। लेकिन हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा? पूरा सब्सटेंस। व्हेन सब्सटेंस, सॉरी कौन सा सब्सटेंस? पोलर सब्सटेंस। A polar substance is subject to external field। एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा? अब समझो ये हमने डाल दिया अट्रैक्शन। सब्सटेंस,
ठीक ये है, अंदर के जितने भी सब एक लाइन परफेक्ट हो समझो गया। हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी, तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे। रैंडमनेस हो कैसे जाएगा। अरेंज हो जाएंगे? इन द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं बता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कौन सी होती है? पॉजिटिव। यहाँ कौन सी होती है? नेगेटिव। तो ये जब अरेंज होंगे ना, वो ऐसे अरेंज होंगे। सर आ नहीं रहा, क्या नहीं आ रहा बेटा? आपने वो जो ड्रॉ किया है ना। वैसे बराबर है। आपने जूम तो नहीं कर दिया? जूम आउट करो, देखो एक बार। नहीं, फुल स्क्रीन है। आपने कुछ प्लस माइनस चार्ट ड्रॉ किए? हाँ किए, प्लस माइनस किया, बीच में भी ड्रॉ किया। फिर बाकी सबको दिखाई दे रहा है क्लियर? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सारे के सारे डायपोल जो है वो अरेंज हो जाते हैं एग्जैक्ट मैनर में। गॉट इट? तो उस वक्त इन दोनों के बीच का, ये देखा लास्ट वाला नेगेटिव और यहाँ वाला पॉजिटिव, इनके बीच में डिस्टेंस जनरेट होगा डी। अब ये जो डी है ये एक डायपोल का तो नहीं है, इंडिविजुअल डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट होती है। पूरे सब्सटेंस के लिए क्या डिफाइन करते हैं? तो हम इसमें डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन। क्या डिफाइन करते हैं? पोलराइजेशन। हाँ बेटा बोलो। किसके बीच में हमने डिस्टेंस किया? ये सब्सटेंस का डी ले लिया, यहाँ से यहाँ तक, सब्सटेंस का नेगेटिव चार्ज इस सरफेस का और सब्सटेंस का पॉजिटिव चार्ज उस सरफेस का, दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस। ओके सर। अब ये पोलराइजेशन क्या है? सर इसमें भी, क्या बेटा? सर इसमें भी ऐसा होगा कि हो सकता है ना हो पोलराइज, मतलब ये चार्ज सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हाँ तो पोलराइजेशन तो किया है ना, वही तो किया हमने, इसको पोलराइज किया। पहले इसका डायपोल मोमेंट जीरो था ना यहाँ पे, यहाँ जीरो। हाँ। अब इसमें जनरेट हो गया पूरे सब्सटेंस में, अब जीरो नहीं है। गॉट इट? यस सर। तो हम इसमें डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब होता है? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन को लिखते हैं कैपिटल पी, और कैपिटल पी क्या होता है? डायपोल मोमेंट पर वॉल्यूम। अब डायपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू डी। अच्छा, सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू डी। तो ये बनेगा क्यू बाय एरिया। क्या होता है क्यू बाय एरिया, पता है? Surface charge density. सरफेस चार्ज है। मतलब मटेरियल के अंदर क्या जनरेट हो गया? सरफेस पे चार्ज, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं पोलराइजेशन। अच्छा, इस पे जो सरफेस पे चार्ज जनरेट हुआ है ये किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह इलेक्ट्रिक से। फील्ड, बोलेंगे डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड, इसमें प्रोपोर्शन हटा के हम लोग कांस्टेंट देते हैं दो। एक देते हैं काय, एक देते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या देते हैं? ये जो सिंबल दिख रहा है एक्स टाइप का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं? CIA इक्वल काय। एप्सिलॉन नॉट को तुम जानते ही हो, काय को तुम नहीं जानते। काय को हम लोग डिफाइन करते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम। क्या डिफाइन करते हैं? तो छोटे में लिखता हूँ, क्या डिफाइन करते हैं? ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम। थोड़ा इसको मैं बढ़ा दूँ। और ये उसके जैसा है, शायद तुम्हें याद हो चैप्टर 1 में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था, के। Yes, sir. Yes, sir. Epsilon upon epsilon naught. हाँ, ये उसकी जैसी वैल्यू है, मतलब के की जो वैल्यू आती है ना, वही काय की उसके आसपास वैल्यू आती है। मतलब ये दिखाता है कि सब्सटेंस में बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना चेंज आ सकता है, उस वैल्यू को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। और किस चीज का चेंज? इलेक्ट्रिक चार्ज का चेंज। अच्छा मुझे सर बताओ, एक बार रिपीट करो ना वापस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ।
एक काय हमें क्या दिखाता है कि जो सब्सटेंस है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद में कितना पोर्शन चेंज ला सकता है, उस वैल्यू को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। अगर तुम ध्यान से डायग्राम देखो, हमने बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेड लाइन से बना दिया, अंदर जो चार्ज जनरेट हुआ वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, क्योंकि चार्ज का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। तो मुझे बताओ अंदर वाला जो चार्ज है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? बाहर वाले से ऑपोजिट। ऑपोजिट आएगा। तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता Yes. है? इज इट पॉसिबल? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अंदर के पास इतना चार्ज नहीं है जो बाहर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाए। तुम्हें पता है मेटल के अंदर अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था मेटल में? बाहर जितना एग्जैक्ट, जिसकी वजह से अंदर 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बाहर जितना जनरेट करने की इसके पास ताकत नहीं है, तो उसके पास कितनी ताकत है? बाहर से कम। तो वो ताकत कैसे डिफाइन करेंगे? इस वैल्यू से। सर ये वैल्यू दी होगी हमको? कम कैसे? ये वैल्यू के फॉर्म में दी होगी, क्योंकि अभी थ्योरी आधी बाकी है, आधी करेंगे तो तुम्हें पता चल जाए कैसे डिफाइन होती है। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे थे आप? कम कैसे, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम क्यों होगा? क्योंकि इसके पास सिर्फ डायपोल्स अरेंज हुए हैं। जो डायपोल्स थे, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करके नहीं आए हैं वहां से इस तरफ। और मेटल में इलेक्ट्रॉन मूव करके आते थे, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन मूव कर आएंगे। इसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे अंदर वाले उतने ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है। क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब बस इसके पास पूरा फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। मैं समझो काय की वैल्यू 50% जितनी है, काय की वैल्यू कितनी है? 50%, 0.5 के अराउंड है सपोज। उसका मतलब बाहर से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे अंदर कितना जनरेट होगा? बाहर का 50%। आई बात समझ में बेटा सबको? सर मैक्सिमम, क्या बेटा? सर मैक्सिमम 50 ना? हाँ, मैक्सिमम 50, क्योंकि इसमें अभी भी थर्मल मोशन भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हमने अभी तक वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे अभी के लिए। अभी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व की हुई है। क्योंकि देखो सर वो फाइंड करने का है, यस काइट, ये जो काइट बोल रहे हो उससे फाइंड करेंगे, वो हम उससे फाइंड करेंगे, वो बोल रहे हो हाँ, ये कैसे फाइंड करेंगे इसके बाद की थियरी में काय में इन्वॉल्व होगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये रैंडम थे। इलेक्ट्रिक फील्ड देने से सारे लाइन में आ गए। प्रैक्टिकली सारे लाइन Yes. में जल्दी नहीं आते, क्योंकि थर्मल मोशन, क्योंकि टेम्परेचर ना, टेम्परेचर की वजह से भी रैंडम होते हैं। हाँ, तो हमने अभी तक Okay. वो इफेक्ट नेगलेक्ट किया हुआ है, उस इफेक्ट के बारे में बात ही नहीं की। हमने सिर्फ क्या बात की? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा। आई बात समझ में बेटा? तो सर यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ बेटा बोलो। काय किस चीज का कांस्टेंट हुआ था? काय इस मटेरियल में जो डायपोल है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बिहेव करवाते हैं, या उसके अगेंस्ट कितना, मतलब क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से जनरेट हुआ। तो डायपोल बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अगेंस्ट कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम काय से डिफाइन करते हैं। यस सर। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो Yes, sir. फटाफट ये पहले एक बार अच्छे से लिख लो, और याद रखना जब भी हम लोग किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो अंदर भी जो डायपोल्स हैं वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोज करने वाला एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, लेकिन वो बाहर वाले के इक्वल नहीं करते। पे सपोज करो बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 5, एज्यूम करो 5, और अंदर से जनरेट हुआ 3, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा? 2। 2 5 - 3 2। याद रखना, समझ में आया बेटा बात? अगर ये मेटल होता, प्योर मेटल, तो बाहर से देंगे 5, अंदर से भी कितना जनरेट होगा? 5। वो 0 5 हो जाता। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? yes, सर sir. ओके, तो सर ये रिजल्टेंट हमें काइट से मिलेगा। क्या बोला श्रेया आपने? रिजल्टेंट 2 जो हमने फाइंड
वो इससे मिलेगा गाइड से। हाँ बेटा, खुशी आपने क्या पूछा? ओके सर। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि है ना वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेटल में फ्री होते हैं तो वो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, बट इसमें क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, जितने डायपोल्स हैं बस डायपोल रीअरेंज हुए हैं। ध्यान से देखो, कोई भी चार्ज फ्री नहीं हुआ, खाली रीअरेंज हुए हैं। तो रीअरेंज हुए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। देखो तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 1 7 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा बताओ यहाँ सरफेस पे कितने आ सके? 4। तो फिर ताकत कम हो गई ना इसकी। 8 की ताकत है लेकिन आ तो 4 ही पाए ना, ये दूसरे 4 नहीं आ सकते इस तरफ। आई बात समझो बेटा, यस सर। बिकॉज दे आर बाउंडेड। अगर ये 8 पॉजिटिव चार्ज राइट साइड, 8 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड हो जाता तो मेटल जैसा बन जाता। समझ में आई बात? यस सर। चलो फटाफट लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।